नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जो सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसको लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह रावत, बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल और कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए बीजेपी पीएम मोदी की तरफ से किए गए बीते 8 सालों के कामकाजों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही धर्म सिंह रावत ने केंद्र सरकार की तरफ से लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने से कि जैसे तमाम कामों को भी लोगों को पहुंचाया और गिनाया। प्रबुद्ध जन लोगों को भी बताया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया है और जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को जो है भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा दी जाएगी और विश्व के पटल पे जो है छात्रों को लाया जाएगा। एक बड़ी बात हमारे शिक्षा व्यवस्था में रही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां बीजेपी विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी के जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून में कछुए की चाल से हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बीजेपी के विधायक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों पर रहे ठेकेदारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर खुद सरकार भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों का संज्ञान लिया। तो वहीं राजपुर के विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान देहरादून के पार्षदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विभाग के सामने रखा। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल और UPCL शामिल थे। इस दौरान विधायक खजान दास ने कहा कि अब स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के लिए बदलाव किए गए हैं और बहुत जल्द स्मार्ट सिटी का कार्य संपन्न किया जाएगा। मिलकर के आज जो एक अहम बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को यहाँ इस बैठक में बुलाया गया था और स्मार्ट सिटी से संबंधित हमारे व्यापारी जो प्रतिनिधिगण हैं उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और मैंने भी पहले जो बैठक ली थी वो एक बड़ी बैठक थी और उस पर भी कहा गया था कि आप 25 सितंबर तक कार्य को पूरा करेंगे। उस हिसाब का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हो रहा है। एक डिपार्टमेंट आता है, वो जगह को खोदेगा, उसमें पाइप बिछाएगा, उसके बाद उसको बंद कर देगा। फिर दूसरा डिपार्टमेंट आएगा, वो कहेगा याद आ गया यहाँ पे तो 2 पाइप और डलने थे। एक ही जगह 3-3, 4-4 बार मतलब खुदाई होकर पाइप डल रहे हैं, जिस कारण से काम डिले हो रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड परिवहन की, जिसको राशि के तहत 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि 19 साल बाद यूपी से परिसंपत्ति विवाद सुलझ गया है। सालों से घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। करीब 19 साल बाद रोडवेज की परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हो गया है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। दरअसल बीते साल 18 नवंबर 2021 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच रोडवेज के बंटवारे के रूप में उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी थी, जिसमें 105 करोड़ रुपए पहले ही उत्तराखंड को दिए जा चुके थे और बाकी के 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने अब जारी किए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में रोडवेज का गठन 2003 में हुआ था। इसके बाद से ही यूपी के साथ परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पैसे निश्चित तौर पर उत्तराखंड परिवहन निगम की अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने पत्रकारों
वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के प्रयास से लंबे समय से अटकी धनराशि की पहली किस्त 104 करोड़ मार्च में और अब बची हुई धनराशि 100 करोड़ यानी कि उत्तराखंड के खाते में आ चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं अब जल्द ही इस पैसे से परिवहन विभाग अपने बसों के बेड़े को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे पर्यावरण में अनुकूल बसों की खरीद भी की जाएगी। उससे पहले मैंने उनको पत्र भेजा था और आज ही उन्होंने मुझे सूचना दी है कि रोडवेज के खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आरटीजीएस द्वारा हमको मिल गई है। ये उत्तराखंड रोडवेज के लिए बहुत बड़ी एक धनराशि है। बहुत ही सुखद अनुभूति का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 204 करोड़ रुपया हमको देना था। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की, जहां पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर को मतदान किए जाएंगे। हरिद्वार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को प्रशासन संवेदनशील मान रहा है। बता दें कि 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर गढ़वाल सुनील कुमार और गढ़वाल डीआईजी के एस नांगेवाल ने हरिद्वार पहुंचे, जहां त्रिकूल ऑडिटोरियम में ब्रीफिंग में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। ब्रीफिंग में उच्च अधिकारियों की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को सावधानी और सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर सुनील कुमार ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। पंचायत चुनाव जनपद हरिद्वार में अब संपन्न होने जा रहा है। वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है, और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं। तो वीडियो में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां कॉलेज में फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी फ्रेशर पार्टी में पहुंचे। हरिद्वार स्थित केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित फ्रेशर पार्टी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से गणेश वंदना, गायन और रैंप वॉक समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत किए गए, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अस्पताल लोगों को जीवन देने का एक मंदिर है और उसमें काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। इसलिए नेताओं और अधिकारियों के पास लोग निजी अपेक्षाएं लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि उनका कॉलेज पिछले 10 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों से में आने वाली छात्राओं को नर्सिंग की बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों का भविष्य बनाने की दिशा में उनका यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ऑफिसर्स के पास लोग जाया करते हैं कि शायद हमारा काम हो जाए। पॉलिटिशियंस के पास इसलिए आते हैं कि हमको ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो हेल्थ प्रोफेशन है, इसमें जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो वो इस तरह से जाता है मेरी जान बच जाए। विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर जितनी ज़बरदस्त जागरूकता, जिम्मेदारी और आवश्यकता महसूस हो रही है, उतने ही अवसर बड़े हो रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ की बालिकाओं के लिए अवसर तैयार हो। तो मदरसों की जांच को लेकर बाबा रामदेव ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच के आदेश का वे स्वागत करते हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मदरसों की जांच के आदेश के बाद स्वामी रामदेव का बड़ा बयान सामने आया। स्वामी रामदेव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कुछ लोग इस्लामिक उन्माद और गलत गतिविधियों के मंसूबे पाल बैठे थे। सीएम धामी ने इसका संज्ञान लेकर मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया है, जो कि स्वागत योग्य है, जिसके लिए सीएम धामी को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने यह कहा कि उत्तराखंड में आज से 30 साल पहले इस्लामिक उन्माद नहीं था, लेकिन आज कुछ लोग
गलत तरीके से देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामिक उन्माद और धर्म प्रवर्तन करके दूषित करने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने लंपी वायरस को संदेह व्यक्त किया और कहा कि पाकिस्तान से सटे राज्यों में गायों की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। और तलब है कि स्वामी रामदेव हरिद्वार के भूपतवाला स्थित आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकनंद महाराज की तरफ से की जा रही भागवत कथा में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिए। सीमांत प्रदेश है, देवभूमि है। हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के साथ साथ उत्तराखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है। और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर मजहबी उन्माद और कुछ अलग प्रकार के मंसूबे पाले बैठे लोग गलत गतिविधियाँ कर रहे थे। लंपी बीमारी, लंपी वायरस, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान के सीमांत प्रदेशों में तो लाखों गोवंशों की मृत्यु हुई है इससे। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई जीवंत प्रतीक है तो गोमाता। तो काशीपुर में तहसील परिसर में तहसील दिवस जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके तहत फरियादों की कम भीड़ इस बार तहसील दिवस में आती दिखी। बता दें कि तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, मगर इस बार फरियादों का कमी वहां देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण समय से फरियादों को तहसील दिवस की इन्फॉर्मेशन ना देना था। इस दौरान तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि हर महीने के मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर तहसील दिवस में पहुंचते हैं तो कुछ फरियादियों का निस्तारण तहसील दिवस में ही कर दिया जाता है, जबकि जिन फरियादियों के अभिलेखों में कमी होती है तो उसको 1 हफ्ते का समय देकर उसका भी निस्तारण कर दिया जाता है। तो वहीं तहसील दिवस में PWD, सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर निगम, जल संस्थान, पूर्ति अधिकारी और ARTO अधिकारी तहसील दिवस में सम्मानित होते हैं, जिससे संबंधित जो भी कार्य होता है उस कार्यों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाता है और उसका निस्तारण कार्रवाई के तहत किया जाता है। प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का एक ऐसा इशू रहता है कि एक तो जो हमारे यहाँ जनाधार एक केंद्र होता है तहसील के अंतर्गत, प्रत्येक तहसील में जनाधार होता है, तो वो जनाधार में सरकार की जो नीति है उसके तहत प्रत्येक तहसील में जनाधार के तहत आवेदक आता है और अपने आवेदन करता है। तो यहाँ पे इस हेतु से यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी आता है या जो भी आवेदक आता है तो उनकी लाइन यहाँ पे लगती है। उसके अतिरिक्त अगर यदि कोई तहसील में नहीं भी आता है, क्योंकि आजकल ये सब सुविधाएँ CSC सेंटरों के माध्यम से सभी जगह जो उपलब्ध है, तो अगर कोई तहसील में आए तो तहसील में वो सुविधा उपलब्ध है, अन्यथा CSC के माध्यम से भी संबंधित जो व्यक्ति आवेदक है वो अपना वो कर सकता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोटद्वार की, जहां कोटद्वार बाईपास को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से जुलूस भी निकाला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर कोटद्वार बाईपास के विरोध में स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तो वहीं NHAI विरोध संघर्ष समिति स्नेह पट्टी बैनर तले जुलूस ग्रस्तगंज मैदान से तहसील परिसर तक निकाला गया, जहां आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को दूसरी जगह कराने की मांग की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि वर्तमान में कोटद्वार में लालपानी, नाथूपुर, बिशनपुर, जीतपुर, रतनपुर गांव के बीच ये प्रस्ताव हुआ है, जहां राजमार्ग के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक, अनुसूचित जाति और अन्य लोगों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं संबंधित गांव वासियों ने मकानों और जमीनों को नुकसान भी होगा। इस मार्ग के कारण ग्रामीणों की जीवन भर की कमाई गई पूंजी दांव पर लग गई है। तो वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बाईपास के काम को दूसरी जगह नहीं किया गया तो भूख हड़ताल कर घोर विरोध किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने बाईपास तो निकाला, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके से क्या परेशानी हो रही है उनको, इसके बारे में कोई भी चर्चा क्षेत्रवासियों से नहीं करी। इसलिए हम उस NHAI का विरोध करते हैं। सरकार कह रही है यहाँ पे 4 लाइन बनाना है। मेरी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ 4 लाइन बना के आप ऊपर पहाड़ों में 4 लाइन कैसे निकाल लोगे? अगर नीचे से 4 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ोगे तो ऊपर 4 गाड़ियाँ कैसे चली जाएगी? सबसे पहले सिद्धवली के पुल पे ही जाम लगेगा। अगर सरकार से ये अपील है कि नीचे से अगर 2 लाइन पारित हुई तो 2 लाइन इस ऊपर ले जाए, कि जिससे यातायात भी सुरक्षित रहे और ना कोई जाम लगे। और सरकार को हम इसी तरीके से करना चाहते हैं कि 4 लाइन बना के होगा।
तो वहीं उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों की फसल खरीद को लेकर नई रणनीति बनाई गई है, जिसको लेकर एसडीएम ने किसानों से रिजर्वेशन कराने की अपील की। काशीपुर क्षेत्र के सहकारी साधन समितियों पर धान की खरीद न होने से क्षेत्र के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस घड़ी में मेहनत और खून पसीने से तैयार की गई फसल की बिक्री न होने से किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। तो वहीं पंजीयन के बाद भी किसानों की धान खरीद नहीं होती थी, जिसको लेकर किसानों के समय समय पर अपना विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन इस बार धामी सरकार ने किसानों की फसल की खरीद को लेकर ठोस रणनीति तैयार कर ली है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी क्षेत्रों के किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही किसानों के पंजीकरण को भी शुरू किया गया है। इसको लेकर एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने किसानों से अपील की है कि सभी किसान जल्द से जल्द अपना रिजर्वेशन करवा लें, जिसकी आपकी धान की फसल और सरकारी मूल्य पर खरीदी जा सके और समय से आपको इसका भुगतान भी किया जा सके। धामी सरकार ने इस बार किसानों को धान खरीद बेचने में कोई समस्या ना हो, जिसको लेकर समय से पहले ही रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं विश्लेषण के साथ साथ कई वेरीफाई भी किसानों के किए जा रहे हैं। धान खरीद बेच करनी है तो जो मंडी के थ्रू और जो हमारे धान विक्रय और क्रय के केंद्र बनते हैं, तो इसके पहले इस बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना है। तो हर गांव में हमारे तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले समय पे, ताकि हम समय पे उसका सत्यापन करा सकें और क्रय विक्रय करने में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आपको बता दें कि किसानों ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी को लेकर विधायक से इसकी मांग की। आपको बता दें कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के लोगों ने हल्द्वानी विधायक सुमित को एक ज्ञापन दिया, जिसमें गोला खनन से जुड़े कारोबारियों ने 7 सूर्य मांगों के साथ विधायक सुमित को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने विधायक से भी निवेदन किया है कि वह उनकी समस्याओं को सदन तक उठाएं। गोला खनन संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि गोला नदी से लाखों मजदूर, खनन कारोबारी और स्टोन क्रशरों के हित से जुड़े हुए वह लोग गोला नदी के खनन को लेकर प्रदेश में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके 7 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से ले। तो वहीं इस पूरे मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित ने कहा कि गोला नदी के खनन में व्यवधान पड़ने से इस असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा और सरकार को इससे अरबों का राजस्व का भी नुकसान होगा, जिसको लेकर वो राज्य सरकार के समक्ष इसको लेकर इन सभी बातों को उठाएंगे। और वहीं पे सबसे ज़्यादा आप रॉयल्टी वसूल रहे हैं। तो ये तो आप एक तरीके से इन लोगों को निरंकुश करना चाहते हैं और विवश करना चाहते हैं कि ये कार्य करना ये छोड़ दें। और जिस दिन गोला से खनन का काम बंद हो गया तो ये हल्द्वानी की जो मार्केट है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। से कुछ मांग है जिसके लिए हमने आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं सुमित जी, इनके माध्यम से हमने एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और हमारी मांग ये है कि जैसे पूरे प्रदेश में गोला की जो रॉयल्टी है वो 31 रुपये की है और जो इन्होंने खनन के समतलीकरण के नाम से जो पट्टे दिए हैं उसमें इन्होंने 7 रुपये की रॉयल्टी दी है। तो एक ही राज्य में 2-2 मानक और 2-2 मानकों के आधार पर रॉयल्टी देना, ये कहाँ का औचित्यपूर्ण, ये हमारा न्याय है। तो बड़े बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां जल संस्थान की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि जल संस्थान की तरफ से पाइप लाइनिंग लगाई गई थी जो कि लीक हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंडा जल संस्थान की तरफ से डूंडा में पाइपलाइन को राम भरोसे छोड़कर आराम फरमाते अधिकारी दिख रहे हैं। डूंडा के पुराने मार्केट में ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है, जहां कुछ महीने पहले यही मार्केट की जनता पानी के लिए तरस रही थी। जल संस्थान की तरफ से पानी की निकासी दी गई, जिसको अब जल संस्थान डूंडा की तरफ से पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य राम भरोसे छोड़ दिया गया है। इस दौरान गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान की तरफ से पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जगह जगह से पाइपलाइन लीक हो रही है। ये लीक हो रहा पानी एनएच पर गिर रहा है, तो वहीं साथ ही ये पानी लोगों के दुकानों और घरों पर से दीवारों में जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान डूंडा को कई बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। पानी वाला यहाँ पर जो है तमाम सारी रोड खराब हो गई है, क्योंकि सारे रोड खराब हो गए, पानी में कमरों में पानी घुस रहे हैं। हम लोगों की
पानी जो बंद करो, पानी बंद करो, लेकिन वो मानने सुनने को राजी नहीं हो रहे। 2-3 जगह से टूटा हुआ हमारे मकान की तरफ सारा पानी आ रहा है, यहाँ सभी अड़ोस पड़ोस में अंदर घुस रहा है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां एक घर से कई सिलेंडर अवैध रूप से रिफिलिंग किए जा रहे थे, जिस पर लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। बता दें कि ऋषिकेश के शिवाजी नगर में अवैध रूप से रिफिलिंग किए जा रहे 11 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर पुलिस ने एक घर से पकड़े हैं। इस दौरान रिफिलिंग का काम करने वाले लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की सूचना मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने सभी सिलेंडर पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए। पूर्ति निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मामले में अब जांच कर रही है। तो वहीं जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के होटलों में सस्ते कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के लिए शिवाजी नगर में घरेलू गैस सिलेंडर को कमर्शियल गैस सिलेंडर में रिफिल किया जाता है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक गोदाम में रखे गैस सिलेंडरों में आग लगने से कई धमाके हुए थे, जिसमें बड़ी जानहानि होने से बच गई थी। बावजूद इसके इस प्रकार के गैस सिलेंडर की अवैध रूप से हो रही रिफिलिंग बड़े हादसे को दावत दे रही है। गैस सर्विस को उसको हैंड ओवर कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए मैं हेडक्वार्टर्स रिटर्न रिपोर्ट देने वाला हूँ। सर, इसमें आगे जांच चलती रहेगी कैसे? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके डिटेल्स ले लिए हैं गैस सिलेंडर्स का, और मैं चूँकि अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पोस्टेड हो गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाजपुर की, जहां अवैध खनन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के तहत 16 गाड़ियों को सीज किया गया है। बता दें कि केलाखेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए 16 वाहनों को सीज कर दिया, जहां प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई वाहन चालक को मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की देखरेख में खड़े वाहनों में से एक वाहन भी मौके से फरार हो गया। बता दें कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर के एडीएम जय भारत सिंह ने एसडीएम राकेश तिवारी, तहसीलदार यूसुफ अली के साथ अधिकारियों के साथ केलाखेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर औचक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 16 वाहनों को सीज कर दिया, जिसमें खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं कई चालक वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस की देखरेख में खड़े वाहनों में से एक वाहन मौके से फरार हो गया, जिसमें प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि अवैध खनन की सूचना लगातार जिले से मिल रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस समय चूँकि प्रतिबंधित भी है और जो क्रेशर के मटेरियल हैं या आरबीएम ओवरलोड यहाँ से बरेली या अन्य स्थानों पे जा रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी थे, तो हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। इसी के क्रम में कल रात को एडीएम साहब के नेतृत्व में अभियान चलाया। तो ब्रिटेन में बात तो ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां रेलवे में नौकरी लगाने को लेकर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं ऋषिकेश पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठने को लेकर 2 आरोपियों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिजनौर के रहने वाले हैं, जिनका नाम संदीप कुमार और रविंद्र सिंह है। आरोपी ने 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी कर 44 लाख रुपए लेकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लूट की है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इस दौरान कोतवाल और रवि सैनी ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। कोतवाल और रवि सैनी ने बताया कि संदीप कुमार और रविंद्र सिंह खुद को एफसीआई और रेलवे का अधिकारी बताते थे। अधिकारियों में पकड़ होने का झांसा देकर उनसे नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की रकम ले लेते थे। मामले में पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। ऋषिकेश में 5/6/2022 को और 15/8/2022 को 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। प्रकरण ये था कि वहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट काम उसके नाम पर जो है 3 लोगों ने 2 अलग-अलग लोगों से 7 अलग-अलग लोगों से उन्होंने ठगी करी। इसमें वादी गणों के प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है मामला ऋषिकेश थाने में पंजीकृत किया गया और तहकीकात की गई। विभिन्न सर्विलांस का मदद लिया गया,
साक्ष्य संग्रहित किए गए। तो एक कल जो है 2 अभियुक्त, इसमें संदीप कुमार है और रविंद्र सिंह, ये दोनों रोशनाबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, इनकी अरेस्ट की। तो बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां शासकीय विभागों में प्रमोशन और में आरक्षण को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में शासकीय विभागों में प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति संगठन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार ने कमीशन की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर अब तक क्या निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद की तिथि नियुक्त की है। तो वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि शासकीय विभागों में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 28 जनवरी 2022 के निर्णय जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण पर दिए गए निर्णय को विभागों में लागू करना है। राज्य सरकार की तरफ से 2012 में इसके लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस दौरान याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के अनुसार शासकीय विभागों में आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू किया जाए। के अनुसार सरकार को कैडर वाइज रोस्टर प्रिपेयर करना है। सरकार के द्वारा 2012 में इंदु कुमार पांडे की कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद सरकार के द्वारा जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन बनाया गया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कोई एक्शन। तो बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के बीणो खाल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ नोएडा से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीणो खाल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर शैलेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड बीणो खाल क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं जबकि एक युवक हादसे में घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को खाई से रेस्क्यू कर बीणो खाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में मृत एक व्यक्ति बीणो खाल क्षेत्र का ही है, जबकि दूसरा मृतक नोएडा का रहने वाला है। आज हमारे ब्लॉक बीणो खाल में प्रातः दिल्ली से बैजू की तरफ आती हुई एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल अवस्था में हमारे स्वास्थ्य केंद्र बीणो खाल में इलाज के लाया गया, जिनकी स्थिति इस समय सामान्य है। जबकि 2 मृतक जिनका हमारे द्वारा यहाँ पे पीएम किया गया। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।